हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी आजीविका की वीडियो सीरीज चल रही थी, हमने पिछली क्लास में सहकारी बैंक के बेसिक के बारे में जाना था कि सहकारी बैंक होता क्या है, उसके उद्देश्य क्या है और सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक में अंतर क्या है, यह हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में जो हम पार्ट कवर करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो सहकारी बैंक का स्ट्रक्चर है, त्रिस्तरीय स्ट्रक्चर है। पहले होता है राज्य सहकारी बैंक, फिर होता है जिला सहकारी बैंक और फिर होता है प्राथमिक कृषि समितियां। तो ये पार्ट को आज हम कवर करेंगे और ये गारंटी है कि इस पार्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना है। तो इस पार्ट को आप अच्छे से कवर कीजिएगा और यहाँ पर जितना भी मैं करेंट के डेटा आपको बताऊंगा उसको नोट करके रखिएगा, पेपर में आने की संभावना है इसकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थोड़ा सा आपको तबीयत खराब होने का थोड़ा सा आपको आवाज में अभी भी दिक्कत होगा, तो उसको मैनेज कीजिएगा और जो भी चीज मैं बता रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हम आज की क्लास। अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सहकारी बैंक की संरचना। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय सहकारी बैंक है, यानी सहकारी बैंक के 3 स्तर है। एक होता है आपका सबसे ऊपर होता है राज्य सहकारी बैंक, जिसे अपेक्स बैंक कहते हैं। उसके नीचे होता है जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक और सबसे निचले स्तर पर होता है प्राथमिक कृषि साख समितियां। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था। तो आज मैं इसका पूरे डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, जिसे कि अपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सबसे पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का काम क्या है। पहला काम है जिला सहकारी बैंक को ऋण देना, यानी कि जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक है उसका पहला काम है जिला सहकारी बैंक यानी केंद्रीय सहकारी बैंक को ऋण देना। तो जो सबसे ऊपर स्तर में राज्य सहकारी बैंक होता है उसके नीचे जिला सहकारी बैंक होता है। तो जिला सहकारी बैंक को जब पैसों की आवश्यकता होती है तो वो राज्य सहकारी बैंक से ऋण लेता है। तो इसलिए लिखा है जिला सहकारी बैंक को ऋण देना, यानी जिला सहकारी बैंक को ऋण कौन देगा? राज्य सहकारी बैंक। क्लियर। अगला पॉइंट, आरबीआई या नाबार्ड से ऋण लेना। अब देखिए, राज्य सहकारी बैंक के पास पैसे कहाँ आएंगे? राज्य सरकार भी उसको पैसे देती है। साथ ही साथ अगर जो राज्य सहकारी बैंक को पैसों की आवश्यकता होती है तो ये आरबीआई से भी ऋण लेती है, राज्य सहकारी बैंक नाबार्ड से भी ऋण लेती है। यानी जो राज्य सहकारी बैंक होता है वो राज्य शासन द्वारा भी उसके पास पैसा आता है। इसके अलावा वो जो है आरबीआई से भी ऋण लेते हैं और साथ ही साथ वो नाबार्ड से भी ऋण लेते हैं। यानी अगर कभी जिला सहकारी बैंक को पैसों की आवश्यकता पड़ी और वो राज्य सहकारी बैंक के पास गया और राज्य सहकारी बैंक के पास वर्तमान में अगर उतने पैसे नहीं है तो राज्य सहकारी बैंक या तो आरबीआई से ऋण लेकर उनको दे देगा या तो वो आप बोल लीजिए कि नाबार्ड से ऋण लेकर दे देगा। यानी जिला सहकारी बैंक डायरेक्ट आरबीआई के पास नहीं जा सकता या जिला सहकारी बैंक डायरेक्ट नाबार्ड के पास नहीं जा सकता। अगर उनको ऋण लेना है तो उनको अपना कहां पे बात करनी पड़ेगी? राज्य सहकारी बैंक में। और राज्य सहकारी बैंक के पास अगर पैसा है स्वयं का तो वो दे देगा, अगर नहीं है तो वो ऋण लेकर देगा, आरबीआई से, नाबार्ड से, इन सबसे ऋण लेकर देगा। इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि जो सहकारी बैंक है उसका उद्देश्य क्या है। राज्य की जनता व किसानों को ऋण उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। तो जो भी आपके राज्य के जितने भी किसान हैं, जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो क्या करेंगे? सहकारी बैंकों से ऋण लेंगे और सहकारी बैंक उनको ऋण देगा तो उनके उन पैसों से वो कई आर्थिक गतिविधियां करेंगे तो उनके जो जीवन स्तर है वो उसका ऊंचा उठेगा। क्लियर है। तो राज्य की जनता व किसानों को ऋण उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये ओवरऑल सहकारी बैंक का उद्देश्य है ना। ऐसा मत समझना कि केवल राज्य सहकारी बैंक है, क्योंकि राज्य सहकारी बैंक ही तो जिला सहकारी बैंक को ऋण दे रहा है और जिला सहकारी बैंक ही तो प्राथमिक कृषि समितियों को ऋण दे रही है। तो ओवरऑल ऋण कहां से प्राप्त हो रहे हैं? यहीं से तो आ रहे हैं ऋण। इसी के लिए ओवरऑल सहकारी बैंकों का अगर उद्देश्य बोले तो यही है। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो अपेक्स बैंक है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, उनकी शाखाएं कहां कहां पर है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की जो शाखा है टोटल 5 शाखा है।
सबसे पहली शाखा है पंडरी में, जो कि रायपुर में ही स्थित है। सेकंड है रायपुर, जो प्रॉपर रायपुर जगह है वहां पर है। पंडरी भी रायपुर में, लेकिन आप बोल सकते हैं कि राज्य सहकारी बैंक की 2 शाखाएं हैं रायपुर में, एक प्रॉपर रायपुर में और एक पंडरी में। क्लियर है। तीसरी शाखा है भिलाई में, चौथी है रायगढ़ में और 5वीं है बिलासपुर में। ये याद रखिएगा, रायगढ़ वाला आपको मैं आगे बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है। आगे जब मैं पढ़ूंगा तो इसमें आपको बताऊंगा कि रायगढ़ वाले को याद रखिएगा। क्लियर है। तो अपेक्स बैंक की टोटल 5 शाखाएं हैं छत्तीसगढ़ में। पंडरी, रायपुर, यानी रायपुर जिले में 2 शाखा हो गई, एक रायपुर में एक पंडरी में, फिर भिलाई में है, रायगढ़ में है और बिलासपुर में। क्लियर है। अब हम देखते हैं जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक। जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक, तो जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक के बारे में अगर देखें तो जिला और केंद्रीय सहकारी बैंक का काम क्या होता है? प्राथमिक साख समितियों को ऋण देना। यानी जो जिला सहकारी बैंक से जितनी भी प्राथमिक साख समितियां जुड़ी है उनके सदस्यों को ऋण प्रोवाइड करने का काम जो है वो ये बैंक करेगा। जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक का काम है कि वो प्राथमिक साख समितियों को ऋण देगा और प्राथमिक साख समिति अपने सदस्यों को ऋण देगी। क्लियर है। तो प्राथमिक साख समितियों को ऋण देने का काम जिला सहकारी बैंक का है। अब देखिए, कुछ ना कुछ ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। तो अगर वो कृषि के लिए तो 0% ब्याज दर पर ऋण दे देते हैं प्राथमिक कृषि साख समिति, लेकिन उसके अलावा अगर आपको गौ पालन के लिए चाहिए, मत्स्य पालन के लिए चाहिए, तो उसके लिए ब्याज दर रखती है, 1 से 3% ब्याज दर होती है। तो वो अगर प्राथमिक साख समिति अपना मान लीजिए गौ पालन के लिए ऋण दे रही है तो प्राथमिक साख समिति को कुछ ब्याज की राशि प्राप्त होगा। और प्राथमिक साख समिति स्वयं कहां से ऋण लेती है? जिला सहकारी बैंक से, तो कुछ ब्याज की राशि वो जिला सहकारी बैंक को भी लौटाएंगे। तो इससे जिला सहकारी बैंक के स्वयं की भी आय होती है। वैसे ही जिला सहकारी बैंक किससे ऋण लेता है? राज्य सहकारी बैंक से ऋण लेता है। तो कुछ ब्याज की राशि जिला सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंक को भी लौटाएगा। तो इस तरीके से राज्य सहकारी बैंक की स्वयं की भी आय होती है। क्लियर है। अगर हम जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या देखें तो वो 6 है। कहां 6 है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। क्लियर है। अगला देखते हैं तीसरा स्ट्रक्चर, प्राथमिक कृषि साख समितियां। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक कृषि समिति प्राथमिक साख समिति 2 प्रकार की होती है। एक होता है कृषि के लिए ऋण देती है और एक होता है जो कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए ऋण देती है। ठीक है। तो आप अपना जो अन्य क्षेत्र उसके लिए हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा बात है कि प्राथमिक कृषि साख समितियां ही हमारे मेन सिलेबस में आती है। तो प्राथमिक कृषि साख समितियों को ही हम देखेंगे। उसके अलावा जो अन्य होती है, जो अन्य क्षेत्र के लिए ऋण देती है, उसके हमको इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है। और आपको कहीं पर भी आप डेटा देखेंगे तो आपको प्राथमिक कृषि साख समिति का ही डेटा मिलेगा, बाकी अन्य का नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो अपन यही पढ़ेंगे। प्राथमिक कृषि साख समितियां क्या होती है? ऐसी समितियां जो कृषि उत्पादन के लिए उधार देने हेतु संगठित की गई है। यानी प्राथमिक कृषि साख समिति क्या होता है? ये कृषि उत्पादन के कार्यों के लिए ऋण देती है या कृषि से संबंधित क्रियाकलापों के लिए ही ऋण देती है। क्लियर है। तो कृषि उत्पादन के लिए उधार देने हेतु संगठित की गई है प्राथमिक कृषि साख समिति। तो जो लोग प्राथमिक कृषि साख समिति के सदस्य बनते हैं वो सदस्य कैसे बनते हैं? या तो वो अपने पैसा जमा करते हैं वहां पर या वो उन समितियों से ऋण लेते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी व्यक्ति सहकारी बैंकों में अपने पैसे जमा करता है, बैंक खाता खुलवाता है या वहां से ऋण लेता है, वो समिति का सदस्य कहलाएगा और वो शेयर धारक होता है सहकारी बैंक का। ये मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था। आगे देखते हैं कि इनके प्राथमिक कृषि साख समितियों के कार्य क्या होते हैं। पहला कार्य है कृषक सदस्यों को उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायन के रूप में अल्पकालिक ऋण देना। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अल्पकालिक ऋण क्या होता है? ऐसा ऋण जो 15 महीने से कम समय के लिए दिया जाता है उसे अल्पकालिक ऋण कहते हैं। तो प्राथमिक कृषि साख समिति किन किन कार्यों के लिए ऋण देती है? जैसे आपको कृषि के लिए उर्वरक की आवश्यकता होती है, कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, उन सब के लिए ऋण देने का काम प्राथमिक कृषि साख समिति करती है। उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायन के रूप में अल्पकालिक ऋण देना। आपसे पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कब से 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती, या राज्य सरकार द्वारा किसानों को कब से 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण दिया जा रहा है,
ऐसा क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा 0% ब्याज दर पर 2014-15 से किसानों को ऋण दिया जा रहा है। यानी किसानों को जो ऋण देते हैं उसके बदले कोई भी ब्याज वसूल नहीं किया जाता, केवल मूलधन लिया जाता है वापस। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि 0% ब्याज दर पर किसानों को कब से ऋण दिया जा रहा है, वर्ष 2014-15 से। इसको याद रखिएगा। एक चीज और कि जो प्राथमिक कृषि साख समिति किसानों को जो ऋण देती है उस ऋण की सीमा क्या है। तो जो प्राथमिक कृषि साख समिति जो अल्पकालिक ऋण देती है उसकी सीमा है 5 लाख रुपए। यानी कोई भी किसान प्राथमिक कृषि साख समिति से ऋण लेना चाहता है तो ऋण की जो अधिकतम सीमा है वो है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए से ज्यादा का ऋण नहीं दिया जा सकता, 5 लाख से कम का दिया जा सकता है, ज्यादा का नहीं। अगला पॉइंट, जो भी ऋण दिया जाएगा उसमें रेशियो रहता है 60:40। यानी अगर मान लीजिए 100 रुपए का ऋण लिया जा रहा है, 100 रुपए का ऋण लिया जा रहा है तो 100 रुपए में से 60 रुपए उनको नगद दिया जाएगा जो ऋण ले रहे किसान, और 40 रुपए जो है कुछ वस्तुएं दी जाएंगी जैसे उर्वरक, बीज, उसका जो है 40 रुपए की वस्तुएं दी जाएगी। यानी यहां पर 60 जो % है वो राशि नगद मिलेगी और जो 40% राशि है वो वस्तु के रूप में मिलेगी, चाहे वो उर्वरक हो, बीज हो या रसायन हो, उसके रूप में। क्लियर है। यानी ये चीज याद रखिएगा कि 60% राशि नगद मिलती है, जो भी ऋण मिलता है उसका 60% राशि नगद मिलती है, जबकि 40% राशि वस्तुओं के रूप में दी जाती है। जो भी वस्तु का रेट आएगा उसके हिसाब से 40% वस्तुओं को दे दी जाती है। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर मैं एक टेबल बनाया हूं जिसमें वर्ष, ऋण वितरण का लक्ष्य, ऋण वितरित राशि, किसानों की संख्या और पूर्ति प्रतिशत। यानी अब वर्तमान में 2020-21 में कितने किसानों को ऋण दिया गया, कितना लक्ष्य रखा गया था, कितने को ऋण मिला, वो देखते हैं। तो 2020-21 में ऋण वितरण का लक्ष्य था कि गवर्नमेंट बोली थी कि 5200 करोड़ रुपए का ऋण देना है, अल्पकालिक ऋण। ऋण वितरित राशि 5048.03 करोड़ रुपए, यानी 5048.03 करोड़ रुपए। तो देखिए जितना लक्ष्य था उतना ऋण बांटा नहीं गया। ठीक है। कृषकों की संख्या 14.72 लाख, यानी लगभग 14,72,000 किसान जो थे उनको अल्पकालिक ऋण दिया गया। पूर्ति प्रतिशत 97.08, यानी 5200 करोड़ रुपए बांटना था, 5200 की जगह 5048.03 करोड़ रुपए बांटा गया। तो इसका परसेंट निकालेंगे तो 97.08% ऋण दे दिया गया था। ठीक है। जो 3% बचा था ये 3% ही है। क्लियर है। अगला देखते हैं वर्ष 2021-22। वर्ष 2021-22 में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 तक लक्ष्य रखा गया है 5300 करोड़ रुपए। 5300 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया कि वर्ष 2021-22 में 5300 करोड़ रुपए ऋण देना है किसानों को, जिसमें से 4747.77 करोड़ रुपए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 4747.77 करोड़ रुपए ऋण दिया जा चुका है। ठीक है। कितने किसानों ने ऋण लिया है? 12.99 लाख, 12,99,000 किसानों ने ऋण लिया है। परसेंट कितना है? 89.58%। जब आप निकालेंगे 5300 में से 4747 तो ये आएगा लगभग 89%। तो आपका 89% जो लक्ष्य रखा गया था उसमें से 89% पैसा वितरित किया जा चुका है। क्लियर है। तो ये किसानों की संख्या याद रखिएगा, 12.99 लाख किसानों को अल्पकालीन ऋण दिया गया है वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। अगला देखते हैं प्राथमिक कृषि साख समिति का और क्या काम है। सदस्यों को गौ पालन व गोबर गैस संयंत्र हेतु ऋण देना, ये भी इसी कृषि साख समिति का ही काम है। सदस्यों को गौ पालन व गोबर गैस संयंत्र हेतु ऋण देना। अगर उनको 2 लाख रुपए तक का ऋण देना है तो 1% ब्याज दर पर ऋण लेगा। यानी अगर कोई सदस्य गौ पालन या गोबर गैस संयंत्र के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण लेता है तो 1% ब्याज देना पड़ेगा उसको, और अगर वो 2 लाख से 3 लाख रुपए तक का ऋण लेता है तो उसे 3% ब्याज दर देना पड़ेगा। यानी आप ये बोल सकते हैं कि गौ पालन के लिए 3 लाख रुपए से ज्यादा का ऋण नहीं दिया जा सकता। अगर वो 2 लाख रुपए तक का ऋण लेता है तो 1% ब्याज देना पड़ेगा,
2 से 3 लाख रुपए तक का ऋण लेता है तो 3% ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर है? इनकी संख्या याद रखना जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी है। अगला है मत्स्य पालन व उद्यानिकी हेतु ऋण। ये भी आपका कृषि साख समिति ही करती है। मत्स्य पालन के लिए ऋण देती है, साथ ही साथ उद्यानिकी फसलों के लिए भी ऋण देती है। तो अगर 1 लाख तक का ऋण लेता है कोई सदस्य तो 1% ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, और 1 लाख से 3 लाख तक का ऋण लेता है तो 3% ब्याज दर पर। यहाँ पे याद रखिएगा 2 लाख है, यहाँ पे 1 लाख है, ये चीज को याद रखिएगा। अगर वो 1 लाख रुपए तक का ऋण लेता है तो 1% ब्याज दर पर, और 1 लाख से 3 लाख तक का ऋण लेता है तो 3% ब्याज दर पर वो ऋण ले सकता है। ये चीज याद रखिएगा। यानी मत्स्य पालन या उद्यानिकी के लिए भी अधिकतम 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। अब कुछ नोट पढ़ लेते हैं। पहला, प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या 2058 है वर्तमान में, 2058। वर्तमान में प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या 2058 है, लेकिन ये पहले ऐसे नहीं थी। वर्ष 2019 में प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या को बढ़ाया गया है। प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या पहले 1333 थी। याद रखिएगा इस चीज को, प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या पहले 1333 थी। इसको 2019 में पुनर्गठित करके 725 नई प्राथमिक कृषि साख समिति बनाई गई, जिससे वर्तमान में प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या 2058 है। अगला पॉइंट, इन समितियों में पंजीकृत किसान। अब देखिए प्राथमिक कृषि साख समिति में पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है? 29.05 लाख, 29,05,000 किसान इसमें पंजीकृत है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां पर मैंने किसानों की संख्या 12.99 लाख बताई है, यहां पर मैं पंजीकृत किसानों की संख्या 29 लाख बता रहा हूं। यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये उनकी संख्या है जिन्होंने, जो किसान यहां पर पंजीकृत हुए हैं, और ये उनकी संख्या है जिन किसानों ने ऋण लिया है। हो सकता है कि इनमें से कुछ किसान अपना बैंक खाता खोले हों और वहां पे पैसा जमा कर रहे हो, वो भी तो यहाँ पर प्राथमिक कृषि साख समिति के सदस्य होंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि प्राथमिक कृषि साख समिति में जुड़े किसानों की संख्या कितनी है? 29,05,000। जबकि ऐसे किसान जिन्होंने अल्पकालिक ऋण लिया है उनकी संख्या कितनी है? 12.99 लाख। यानी इस 29 लाख में से केवल 12,99,000 सदस्यों ने ऋण लिया है। अब ये समझिएगा, क्लियर है? अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिला सहकारी बैंक की संख्या 6 है, तो वो 6 जिला सहकारी बैंक कहां कहां पे है वो देख लेते हैं। उनके कार्य क्षेत्र कौन कौन से जिलों में आते हैं और उनसे कितनी प्राथमिक कृषि साख समिति जुड़ी है वो देख लेते हैं। तो पहला जिला सहकारी बैंक रायपुर में है। जो रायपुर में जिला सहकारी बैंक है, उससे ऐसा नहीं कि हमारे हर जिले में जिला सहकारी बैंक नहीं है। मेन हमारा जो है जिला सहकारी बैंक, जैसे कहीं खुल रहा है तो उसके आसपास के जिले जितने हैं ना, उस सहकारी बैंक से जुड़ जाते हैं, और जिला सहकारी बैंक की फिर शाखाएं फैलती है। तो जो मेन जिला सहकारी बैंक रायपुर जिले में है, और उससे जुड़े हुए अन्य जिले कौन से? रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, गरियाबंद और महासमुंद। यानी रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर जिले में ही जिला सहकारी बैंक है, और बाकी रायपुर संभाग के जो जितने जिले हैं वो सभी इसी जिला सहकारी बैंक से जुड़े हुए हैं। और इनसे जुड़ी प्राथमिक कृषि साख समिति कितनी है? 550। यानी आप ये बोल सकते हो कि रायपुर संभाग में 550 प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं, और जो रायपुर संभाग का जो आपका जिला सहकारी बैंक है, उससे 5 जिले रायपुर संभाग के जो है रायपुर, धमतरी, महासमुंद, आपका बलौदाबाजार और गरियाबंद, सब इसी जिला सहकारी बैंक से जुड़े हुए हैं। अगला देखते हैं दुर्ग। दुर्ग में जो जिला सहकारी बैंक है वो 3 जिलों का कार्यभार संभालता है, दुर्ग, बालोद और बलौदाबाजार। दुर्ग, बालोद और बेमेतरा। तो जो दुर्ग जिले का जिला सहकारी बैंक है वो 3 जिले का कार्यभार उसके ऊपर है, दुर्ग का, बालोद का और बेमेतरा का। और इससे जुड़ी प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या 311 है। यानी अगर प्राथमिक कृषि साख समिति को, दुर्ग की प्राथमिक कृषि साख समिति को ऋण लेना होगा तो कौन सी जिला सहकारी बैंक के पास जाएगी? दुर्ग जिला सहकारी बैंक के पास। बालोद वालों को लेना होगा दुर्ग जिला सहकारी बैंक, बेमेतरा वालों को लेना होगा तो दुर्ग जिला सहकारी बैंक। बिलासपुर में देखते हैं, बिलासपुर जिले में भी जिला सहकारी बैंक है, उससे कौन कौन से जिले जुड़े हैं? बिलासपुर, मुंगेली,
गौरेला, पिंडरा, मरवाही, जांजगीर चांपा और कोरबा। याद रखिएगा रायगढ़ यहाँ पर नहीं है, याद रखिएगा रायगढ़ नहीं है, नहीं तो आप लोग गलती मार देंगे, रायगढ़ नहीं है। तो बिलासपुर जिले में बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, जांजगीर चांपा और कोरबा, यानी जो बिलासपुर जिले में जिला सहकारी बैंक है वहां पर इन जिलों के काम होते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति 430 इससे जुड़ी हुई है। अगला देखते हैं अंबिकापुर, अंबिकापुर यानी सरगुजा। तो अंबिकापुर में जिला सहकारी बैंक है, उससे कौन कौन से जिले जुड़े हैं? अंबिकापुर यानी सरगुजा जिला, कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर जिला उससे जुड़ा हुआ है। टोटल 153 प्राथमिक कृषि साख समिति इसके अंदर आती है। अगला इसमें एक चीज और याद रखिएगा, इसमें जसपुर नहीं है ना, जसपुर इसमें नहीं है। अगला देखते हैं जगदलपुर यानी बस्तर, और बस्तर संभाग के 7 जिले बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, ये सभी जगदलपुर जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत आते हैं और 258 प्राथमिक कृषि साख समिति इनसे जुड़ी हुई है। अगला है राजनांदगांव। तो आप देखिए दुर्ग संभाग में राजनांदगांव में जिला सहकारी बैंक आ रहा है, दुर्ग में भी जिला सहकारी बैंक आ रहा है। तो राजनांदगांव जिला सहकारी बैंक में राजनांदगांव जिला आता है और कबीरधाम जिला आता है, और इनसे 222 जिला सहकारी बैंक जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 जिले का नाम नहीं आ रहा है, रायगढ़ और जसपुर। तो पहले क्या था, जिला सहकारी बैंक की संख्या 7 थी। रायगढ़ जिले में भी एक जिला सहकारी बैंक था, वो रायगढ़ और जसपुर के जिले को काम करता था। लेकिन अब क्या किया गया, रायगढ़ जिला सहकारी बैंक को खत्म कर दिया गया, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अपेक्स बैंक, राज्य सहकारी बैंक की एक शाखा रायगढ़ में काम करती है, उस रायगढ़ शाखा जो अपेक्स बैंक की है वही वहां पर जिला सहकारी बैंक का काम देख रही है। क्लियर है? यानी रायगढ़ में जिला सहकारी बैंक नहीं है, वहां पर जो अपेक्स बैंक की शाखा है रायगढ़ में, वही रायगढ़ की शाखा यहाँ पर जिला सहकारी बैंक का काम देख रही है। तो वहां पर रायगढ़ और जसपुर जो जिला है वो अपेक्स बैंक की रायगढ़ शाखा से जुड़े हुए हैं, वहां पर अलग से जिला सहकारी बैंक नहीं है। तो रायगढ़ और जसपुर के अंतर्गत 134 आपकी प्राथमिक कृषि साख समितियां आती है। तो अगर आप इनका पूरे का टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 2058 साख समितियां, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या 2058 है। तो आप इसको टोटल कर लेंगे तो 2058 आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ में जिला सहकारी बैंकों की संख्या है वो है 6, ठीक है, और उससे अन्य अन्य जिले जुड़े हुए हैं। रायगढ़ और जसपुर जो है वो अपेक्स बैंक की रायगढ़ शाखा से जुड़े हैं, ना कि जिला सहकारी बैंक रायगढ़ में है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो जो रायगढ़ में जो अपेक्स बैंक की शाखा है उसी में रायगढ़ और जसपुर जिले की प्राथमिक कृषि साख समिति जुड़ी हुई है। यानी अगर उनको ऋण लेना होगा रायगढ़ व जसपुर वालों को, प्राथमिक कृषि साख समिति को, तो वो अपेक्स बैंक की रायगढ़ शाखा में जो है वो वहां पर स्वयं ही काम कर रहे हैं, इनको तो वो ये स्वयं वहां पे काम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट राज्य सहकारी बैंक से डायरेक्ट उनको ऋण मिल जाएगा प्राथमिक कृषि साख समिति को। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये चीज भूलिएगा नहीं कि जिला सहकारी बैंक की संख्या 6 है और रायगढ़ बैंक की जो अपेक्स बैंक की शाखा है वहां पर रायगढ़ और जसपुर जिले उसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? तो टोटल संख्या जिला सहकारी बैंक की 6 और टोटल प्राथमिक कृषि साख समिति 2058। तो यहाँ पर आपका जो सहकारी बैंक का बेसिक स्ट्रक्चर था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।